अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को महाजनपद के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कोई सार्वभौम सत्ता भारत में नहीं थी। सारा देश छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। ऋग वैदिक काल अर्थात कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक एक पूर्वज के कई संतानें कई कुटुंबों में बटी हुई थी। उनके संगठित रूप को जन कहा जाता है, अर्थात कि इस काल में हमें जन का बारे में पता चलता है। ऋग्वेद में कई ऐसे जनों का नाम आता है पर जनपद का उल्लेख नहीं होता है, अर्थात कि हम इस काल में जनपद को बारे में पता हम लोग को नहीं है, यानी कि जनपद यहाँ पर नहीं था। इसका जो है पता हमें चलता है करीब 1000 ईस्वी पूर्व में। 1000 ईस्वी पूर्व में जब ब्राह्मण ग्रंथ आती है तो यहां से हमें जनपद के बारे में पता चलता है। जनपद हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक कालीन जनों का कोई निवास स्थान अस्थायी नहीं था, अर्थात कि यह कबीला था। लेकिन जब ये लोग कुछ समय के बाद अर्थात कि ये जन एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगे और छोटे छोटे कई जन एक दूसरे में आत्मसात हो गए, जिसके कारण जनपद की संज्ञा दी जाने लगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां ये छोटे छोटे एक था लोग, यानी इसमें कई कुटुंब रहते थे या जन था, फिर यहां पर भी कोई जन रहा होगा। यह जन जब मिल गया एक दूसरे में, यानी आत्मसात हो गया, इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो गया, तब यह निकल करके आया जनपद। यह हमें देखने को मिलता है करीब करीब 1000 ईस्वी पूर्व। बाद के कालों में राजलिप्सा के वशीभूत होकर इन जनपदों ने आपस में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात कि एक जनपद यहाँ है तो कोई जनपद यहाँ रहा होगा, कोई जनपद यहाँ रहा होगा। यह जो जनपद था यह आपस में युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि जो शक्तिशाली जनपद थे या तो ये जीत कर करके एक जनपद बन गए, या तो डर से इसमें सम्मिलित होकर के यह एक जनपद बन गया। जो कालांतर में जब इसका क्षेत्र विस्तार हुआ तो इस विस्तारित क्षेत्र वाले जो जनपद हुए अब यह महाजनपद कहलाने लगे। हम कह सकते हैं कि पहले जन यह कबीला के रूप में है, उसके बाद जनपद यह अस्थायी रूप से रहने लगा, इसके बाद हम देखते हैं कि महाजनपद। यह महाजनपद को हम प्रारंभिक राज्य कह सकते हैं। अधिकांश जनपदों के विषय में हमें 3 रूप देखने को मिलता है। जो पहला रूप है वह पहला रूप है कि कुछ जनों का संयोग हुआ होगा जो बाद में जनपद के रूप में बने और वह बाद में महाजनपद का रूप धारण कर लिए। जैसे पंचाल, यह पंचाल जो है यह 5 जनों का संयोग था, 5 जन इसमें मिले हुए थे। दूसरा जो हम देखते हैं, कुछ जो जन थे अर्थात कुछ कबीला जो ये था स्वयं में ही अर्थात अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर ली थी, यानी कि दूसरा जो है वो अकेले है। इसमें आता है मत्स्य,
यह मत्स्य जो है वो अकेले ही हुआ है। दूसरा था चेदी, तीसरा था कौशल इत्यादि। यह जो था यह ऐसा जनपद था जो बाद में महाजनपद बना है, वह अकेले ही अर्थात कि स्वयं शक्तिशाली होकर करके। और तीसरा जो हमें देखें, कुछ जन जो हैं अधिक शक्तिशाली होने के कारण युद्ध में विजित होने के बाद में जो जहां विजय प्राप्त किए उसको अपने में आत्मसात कर लिए, यानी कि विजित कर यह अपने में आत्मसात कर लिए। अब बाद के कालों में महाजनपद का रूप धारण कर लिए। जब हम प्राचीन भारत को गहरे से अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो महाजनपद की बात हम करते हैं वह 16 की बात आती है, अर्थात 16 महाजनपद की। यह 16 महाजनपद की जो सूची है, इतिहासकारों के अनुसार सबसे प्रामाणिक जो सूची वह हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय में। यह अंगुत्तर निकाय है, एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग ये 16 महाजनपद हैं, इसको हम भारत के मानचित्र पर एक एक कर अध्ययन करते हैं। भारत के मानचित्र पे हम सबसे पहले देखते हैं तो सबसे ऊपर में कश्मीर का क्षेत्र में यहां पर है कंबोज। यह जो कंबोज है इसकी राजधानी थी उस समय राजपुर। कंबोज का जो क्षेत्र है, कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र, गंधार का उत्तर का क्षेत्र, पामीर का पठार और बदख्शां का क्षेत्र। इतिहासकार जो हैं वह कहते हैं कि वर्तमान में राजौली और हजारा का जो जिला है यहीं तक कंबोज का क्षेत्र सीमित था। दूसरा आता है गंधार का। दूसरा क्षेत्र गंधार, इसकी राजधानी जो थी वह थी तक्षशिला। यह महाजनपद आधुनिक कश्मीर और तक्षशिला प्रदेश में अवस्थित था। वर्तमान में हम जब इसको देखते हैं तो यह पाकिस्तान का रावलपिंडी के पास टेकरशिला नामक जो जगह है उसी को पहचाना गया है। महाभारत काल का जो शकुनी था इसी गांधार का रहने वाला था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका हमें महाभारत से भी पता चलता है। आगे हम देखते हैं वह है कुरु। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल का हस्तिनापुर की राजधानी। इसका क्षेत्र दिल्ली और मेरठ, वर्तमान में जो मेरठ है या दिल्ली है वही माना जाता है। चौथा हम देखते हैं वह है कौशल। कौशल इसका विस्तार वर्तमान में फैजाबाद और लखनऊ। रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या, लेकिन बाद के काल में अर्थात कि बुद्ध के कालों में जब इसकी हम राजधानी देखते हैं वो है श्रावस्ती। अर्थात कि समय के अनुसार इसकी राजधानी परिवर्तित हो गई है। वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश का जो गोंडा जिला है उसके सहेत और महेत नामक स्थान से जोड़ा जाता है। पांचवा हम देखते हैं वह पांचवा है वत्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी।
जो वर्तमान में जमुना तट पर अवस्थित था। इसका क्षेत्र आधुनिक प्रयाग अर्थात कि इलाहाबाद का क्षेत्र है। छठा हम देखते हैं वह है काशी। काशी जो जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुण एवं अस्सी नदियों के संगम पर अवस्थित था। बौद्ध ग्रंथ में महाबग में भी काशी का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं वह है मल का। मल काशी से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में हमको मल मिलता है देखने को। मल जिसकी राजधानी दो है। पहला राजधानी है कुशीनगर और दूसरी राजधानी है पावा। मल जो है वो बज्जी संघ के उत्तर में पश्चिम में स्थित है। इसकी दो भाग थे। पहला भाग की राजधानी हम कुशीनगर कह सकते हैं, दूसरे भाग को पावापुरी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुशीनगर गोरखपुर के पास स्थित कसिया जो जगह है वह है। वहीं पावापुरी को पटरौना के साथ में पहचान की गई है। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि मल की जो दूसरी राजधानी थी या तो बाद की राजधानी थी या तो हम कह सकते हैं कि उसकी दक्षिणी राजधानी थी, वह पावापुरी बिहार के पावापुरी से जोड़ करके वही देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर बज्जी। बज्जी जो था जो 8 राज्यों का संघ था, जिसमें लिच्छवी विदेह ज्ञात्रिक का विशेष महत्व था। यह उत्तर बिहार में अवस्थित था, जिसका प्रमुख केंद्र बज्जी ग्राम एक गणराज्य वर्तमान में हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में फैले हुए थे। इस संघ की राजधानी जो थी वह थी वैशाली। वर्तमान में हम इसे हाजीपुर का बसार ग्राम से पहचान करते हैं। यह वर्तमान जो हाजीपुर है और मुजफ्फरपुर जिसके बीच का क्षेत्र में अवस्थित है। आगे हम देखते हैं वह है मगध। मगध जिसकी राजधानी राजगिरी राजगीर इत्यादि नाम से जाना जाता है। गिरिब्रज राजगिर यानी राज्यों का घर, गिरिब्रज यानी गिर मतलब पर्वतों का, वज्र यानी कि घेरा बना हुआ। वर्तमान में यह पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया इत्यादि जिलों में फैला हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं अंग का क्षेत्र। अंग इसकी राजधानी थी चंपा। अंग मगध के पूर्व में अवस्थित था। इसका जो विस्तार है वर्तमान में भागलपुर, बांका, मुंगेर इत्यादि जिलों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी जो थी वो चंपा थी, जो आज भागलपुर जिला के अंतर्गत चांदन नामक जो बस्ती है उसके रूप में पहचान की गई है। बाद के कालों में हम देखते हैं कि यहां पर एक और आता है महाजनपद, वो है चेदी। चेदी जो है ये वर्तमान में बुंदेलखंड अर्थात कि झांसी के पास अवस्थित है, जिसकी जो राजधानी थी वह राजधानी थी सुक्तिमती। सुक्तिमती यह जो थी वह केन नदी के तट पर अवस्थित थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जो शिशुपाल था वह यहीं का रहने वाला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं
वह है पंचाल। पंचाल पंचाल का क्षेत्र जो है आधुनिक रुहेलखंड जिला, जो रुहेलखंड का है जिला, उसमें हम बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इत्यादि का समरूपी हम कह सकते हैं। यह 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पंचाल जो थी उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र जो बरेली जिला के रामनगर, आज दक्षिण पंचाल की जो राजधानी है वो फर्रुखाबाद जिला का काम्पिल था। काम्पिल। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी जो थी यहीं की राजा ध्रुपद की पुत्री थी, जो महाभारत काल का एक प्रमुख पात्र है। हम लोग देखते हैं वह है सूरसेन। सूरसेन सूरसेन मत्स्य के दक्षिण में अवस्थित था, जो आज का ब्रजमंडल है। इसकी राजधानी जो थी वह थी मथुरा। कृष्ण को यहीं से जोड़ कर करके देखा जाता है, अर्थात कि कृष्ण का नाम यहां से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मत्स्य। यहां पर गंधार से नीचे और सूरसेन से उत्तर की ओर यहां पर है मत्स्य। मत्स्य जिसकी राजधानी विराट नगरी थी। विराट नगरी यह जमुना के पश्चिम तथा कुरु के दक्षिण में स्थित था। वर्तमान में यह जो है वो राजस्थान का अलवर, भरतपुर तथा जयपुर के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। इसकी राजधानी विराट नगरी थी, जिसको वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं वह है अवंती। कौशल के पास में या बत्स के पास में अवंती नाम का एक महाजनपद था। अवंती राज्य मालवा प्रदेश में अवस्थित था, जो वर्तमान में इंदौर, निमार और मालवा के क्षेत्रों में आच्छादित रहा होगा। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कहीं कहीं पर उज्जैनी के जगह पर हमें माहिष्मती देखने को भी मिलता है। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद था, यहां पर गोदावरी नदी के तट पर, वह था अस्मत। अस्मत। कहीं कहीं पर असक भी मिलता है देखने को। असक यह गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी राजधानी जो थी वह था पाटेन, जो महाकाल का पौंड है। यह जो है दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद थी। यह आपका एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपका बज्जी महत्वपूर्ण है, कौशल महत्वपूर्ण है। इधर में पंचाल, उज्जैनी, अवंती, ये जो आपको मतलब कि दिया गया है नक्शे में, इसलिए कि आप नक्शा को देख कर करके यानी मानचित्र को देख कर करके आप इसकी राजधानी को कम से कम याद कर लेंगे, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं, चाहे रेलवे हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो या किसी भी कमीशन हो, उसमें आपको एक न एक प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। इस तरह से आज महाजनपद का जो ब्लॉक था मैं उसको खत्म करता हूं। आने वाला ब्लॉक में आप लोगों को भारत में धार्मिक आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि धार्मिक आंदोलन भारत में क्यों आया, किस लिए आया,
आने के क्या कारण थे। उसी में हम बुध और महावीर के बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। जो हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना ना भूलेंगे, कमेंट करना और बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।